नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का जो वीडियो है ये फाइनल अफगान वॉर का डिस्कशन करने के लिए है। फाइनल अफगान वॉर का मतलब क्या होता है? इससे पहले भी अफगान की दो लड़ाइयां हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर पहली लड़ाई लड़ी गई थी USSR की सपोर्ट से अफगान के अंदर आतंकवादियों से। दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी अफगान के ही अंदर सिविल वॉर की। तीसरी प्रॉब्लम चली थी जब तालिबान का कंट्रोल आया और बुरी तरीके से डिटीरियोरेट होने लग गया सारा का सारा सिस्टम और आतंकवादी संगठनों को सहायता मिलने लगी। और इसी तालिबान की सपोर्ट से उभर कर आया एक नया नाम अल-कायदा। अल-कायदा का सबसे बड़ा होल्ड किसके पास? अल-कायदा का सबसे बड़ा होल्ड आपके ओसामा बिन लादेन के पास। अब ओसामा बिन लादेन ने बहुत अच्छी टैक्टिक्स अपनाई, बुरी तरीके से आतंकवादी एक्टिविटीज करी। इस अलकायदा के नाम से लगभग 54 अटैक्स ऐसे रजिस्टर्ड हैं जिन्होंने इन्होंने खुद एक्सेप्ट किए कि यस वी हैव डन दिस। तो आज जब इन्होंने 9/11 का अटैक किया तो अटैक करने के बाद में काफी बार डिमांड की गई ओसामा बिन लादेन की और ऐसे अलकायदा के आतंकवादी संगठनों की ग्रुप की कि इन्हें हैंड ओवर किया जाए। बार बार डिमांड करने पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने वापस इन आतंकवादियों को देने की जगह इन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया, इन्हें प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। उस परिस्थिति के अंदर जब यूएसए के अंदर भारी मात्रा में आतंकवादियों की वजह से 14 आतंकवादियों की वजह से पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया, तब उन्होंने क्लियर घोषणा कर दी कि वॉर ऑन टेरर, आइदर यू आर ऑन आवर साइड और अगेंस्ट अस। ये एक उस समय की बुश साहब के द्वारा कही गई स्टेटमेंट थी। या तो आप हमारा साथ देंगे या हमारे विरोध में खड़े होंगे। अगर विरोध में खड़े होंगे तो आप पर भी लड़ाई लड़ी जाएगी क्लियर वर्ड्स के अंदर। तो ये परिस्थिति आ चुकी थी। तो चलिए फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि कब ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, कहां कहां पर जीत हासिल हुई और किस एग्रेशन के बाद में, जिस तरीके से दिख रहा होगा यहां पर अपने यूएस के सोल्जर्स बेचारे डेड बॉडीज को ले जा रहे हैं, बुरे हालात के अंदर पेशेंट्स को लेकर जा रहे हैं, तो कितना लॉस हुआ, कितने लोग मारे गए, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए। जितना भी पॉसिबल हो सकेगा आपको ऐसा डाटा मिलेगा जो एग्जाम में राइटिंग के दौरान बहुत सपोर्ट करेगा। टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर यहां पर हम क्वेश्चन और डाउट सॉल्व करते हैं। यदि किसी विद्यार्थी के वीडियो से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट्स हैं, आप यहां पर हमें डिस्कस कर सकते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं गाइडेंस के लिए भी और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला अलकायदा के ग्रुप के बारे में बात करते हैं। अलकायदा 1996 के अंदर बिन लादेन के द्वारा जो था शुरू करवाया गया। वैसे इसकी जड़ें पुरानी थी लेकिन ज्यादा एक्टिव हुआ 1996 के अंदर, और उसके बाद इसे सूडान से बुलाया गया जलालाबाद को। जब ये आए थे वहां पे इन्हें छोड़ना पड़ा सूडान और आगे बढ़ते गए। 1980 के दौरान ये मुजाहिदीन की सपोर्ट में आ गए और सपोर्ट में आने के बाद सोवियत के खिलाफ लड़ने लगे। इसी बीच में मुल्ला उमर के काफी करीब आ गए ओसामा बिन लादेन, और ओसामा बिन लादेन जैसे ही मुल्ला उमर के करीब आने लगे तो धीरे धीरे इनका होल्ड जो था अलकायदा में बढ़ने लगा और इन्हें लीडर की तरह देखा जाने लगा। इधर इन्होंने मुजाहिदीन की सपोर्ट से ट्रेन किया आतंकवादियों को, और 9/11 पर अटैक यानी कि अफगानिस्तान से ट्रेनिंग देने के बाद में यहां से सोल्जर्स गए इनके अनुसार, क्योंकि हमारे अनुसार आतंकवादी और इनके अनुसार उन्हें सोल्जर्स और लेफ्टिनेंट बोला जाता था, तो उन्हें भेजा गया और बहुत बुरी त्रासदी मचा दी। अमेरिका के अंदर बिल्डिंग में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर प्लेन को घुसा दिया। अटैक के अंदर इतना बुरा नुकसान हुआ कि पूरी की पूरी बिल्डिंग गल गई। इधर से अलकायदा जो था धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगा। हर बार धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे, इन्हें तालिबान के अंदर ट्रेनिंग मिलने लगी, तालिबान और पाकिस्तान से दोनों तरफ से सपोर्ट मिलने लगी और लोग इधर यूनाइट होने लगे। इधर से लोग यूनाइट होने लगे और उधर से डिमांड बढ़ने लग गई किसकी? यूनाइटेड स्टेट्स की, बिल क्लिंटन की, और उस सेक्शन के यूएस आर्मी के जितने भी सेक्शन थे उन्होंने क्या किया? डिमांड करनी शुरू कर दी कि भाई हमें अलकायदा के सभी आतंकवादी संगठनों को वापस लेना है, हमें इन्हें उड़ाना है। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक सबसे बड़ी बात बता देते हैं, किसी समय में जब फर्स्ट अफगान वॉर लड़ा गया था उस परिस्थिति के अंदर अमेरिका ने
पाकिस्तान के जरिए फुल सपोर्ट दिया था किसको, आतंकवादी संगठनों को, ताकि वो पूरी तरीके से वॉर जीत सके यूएसएसआर के खिलाफ। लेकिन अब क्या था, यही आतंकवादी संगठन उल्टा पलटकर अमेरिका पर वार करता है। इस बीच में चाइना से पाकिस्तान के संबंध स्ट्रांग हो जाते हैं। पाकिस्तान के संबंध स्ट्रांग होते हैं तो पाकिस्तान सपोर्ट आतंकवादियों को करता रहता है और अमेरिका के खिलाफ ये लड़ाई चलती जाती है। सितंबर के अंदर अटैक होता है। अटैक के अंदर दोस्तों ये बिल्डिंग की हालत देख लीजिए, बहुत बड़ी विशालकाय बिल्डिंग थी, लेकिन तहस नहस हो गई, पूरा का पूरा बर्बादी हो गई। लोग छतों से गिरते हुए नजर आ रहे थे, लोग गिरते हुए नजर आ रहे थे, हजारों लोग इससे ग्रस्त हुए और ये जख्म कभी भी भरा नहीं जा सकता। ये इतना बड़ा अटैक था। 19 हाईजैकर्स 4 प्लेन लेकर उड़े, जिनमें से एक प्लेन व्हाइट हाउस तक जाना था, लेकिन वो नहीं जा पाया और रास्ते में ही गिर गया। इस परिस्थिति के अंदर जो आवाज उठने लगी पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर कि भाई आतंकवादियों का संगठन खत्म करना है जैसे मर्जी करके, इस बीच में डिमांड की गई मोहम्मद ओमर की डिमांड की गई कि भाई जितने भी आतंकवादी संगठन है या तो हमारे को दे दो, नहीं तो हम लड़ाई लड़ेंगे बुरी तरीके से। जब लड़ाई की शुरुआत की गई तो लड़ाई की शुरुआत करने के लिए इन्होंने गिवन में अल्टीमेटम टाइम दिया था कि भाई इतने समय के अंदर हमारे को दे दिया जाए, अन्यथा दिसंबर तक हम लड़ाई लड़नी शुरू कर देंगे। अब इसके अंदर जो था, जितने भी आतंकवादी संगठन थे, इन्हें पश्तून के जितने भी लॉज थे उनसे सपोर्ट मिल रहा था, पूरी तरीके से इन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा था, हथियार और ट्रेनिंग दी जा रही थी और ये अंदर से तैयार हो चुके थे लड़ाई लड़ने के लिए और हर एक आतंकवादी सपोर्ट में खड़ा हो गया। इधर से लड़ाई शुरू होती है, अक्टूबर के अंदर घुसना शुरू होते हैं पूरे तरीके से। इस ग्रुप को, इस फ्रीडम के इस ग्रुप को नाम दिया जाता है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। दोस्तों आपको एक बात याद होगी, जब वीडियो बनाते समय मैंने एक बात बोली थी कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें घुसना बहुत आसान है, लड़ना उससे भी ज्यादा आसान है, जीतना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन रूल करना अफगानिस्तान पर इंपॉसिबल है। रूल करना इंपॉसिबल है। यही हुआ, घुसना बहुत आसान था। गुस्से के अंदर, गुस्से में पूरी ताकत से ये घुस तो गए, गुस्से में पूरी ताकत से ये अफगानिस्तान के अंदर घुस तो गए, लेकिन घुसने के बाद इनका निकलना इम्पॉसिबल हो गया। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे इनकी हार इन्हें नजर आने लगी। अमेरिकन आर्मी थकने लगी, कैनेडियन आर्मी या जो अलग अलग देशों की आर्मी थी वो इस वॉर के अंदर इन आतंकवादियों के सामने कहीं ना कहीं इतने लंबे समय से क्या होने लगी, हल्की होने लगी। शुरुआत में हालांकि इनका अटैक बहुत जबरदस्त था, इतना जबरदस्त अटैक था कि मात्र कुछ ही महीने के अंदर तालिबान गवर्नमेंट गिर जाती है। तालिबान गवर्नमेंट गिर जाती है, जितने भी वारलोड्स हैं एकदम छुप जाते हैं। एयर मिसाइल्स और जितने भी अटैक्स होते हैं, इतने जबरदस्त अटैक होते हैं अड्डों पर जितने भी तालिबान के थे कि सारे के सारे भाग जाते हैं। गवर्नमेंट गिर जाती है। गवर्नमेंट गिरने के बाद जो यूएस का सपोर्ट था खत्म हो जाता है, गवर्नमेंट गिर जाती है, जो तालिबान है वो गायब हो जाता है। वारलोड सब छुप जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब अमेरिका के गुस्से के आगे नहीं चल सकते। क्योंकि शुरुआत में अमेरिका की जो लड़ाई थी वो इतनी फास्ट और तेज होती थी कि वो एकदम से लोगों को शॉक दे देते, तो इतनी बमबारी कर देते थे अड्डों पर, आतंकवादी अड्डों पर, कि भाई उससे बच पाना तो इम्पॉसिबल सा दिखाई देता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, यूनाइटेड स्टेट्स जो थे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ऑर्गेनाइज किया आईएसएफ को। आईएसएफ मतलब था इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट। ये असिस्टेंट इसलिए बनाया गया ताकि तालिबान, जो अफगानिस्तान है, यहां पे दोबारा से सरकार बनाई जाए और सिस्टम को दोबारा से लागू किया जाना चाहिए, जबकि ऑपरेशन जो था फ्रीडम वाला आतंकवादियों को साफ करने का वो चलता रहेगा, लेकिन यहां पे सरकार बनाई जानी चाहिए। तो ये भाई साहब उठकर आए जिनका नाम था हामिद करजाई। इनको 2004 में असलियत में दूसरी बार इलेक्ट किया गया। पहले इन्हें इलेक्ट किया गया, फिर दोबारा 2004 में, 2004 के बाद 9 में, 9 के बाद 14 के अंदर ये लास्ट 2001 से 2014 तक लगातार 13 साल तक वहां पे सरकार चलाते रहे। इस बीच में सरकार चलती रही पूरी तरीके से, घरों में, स्कूलों में, मस्जिदों के अंदर, गुफाओं में। ऐसी कौन सी जगह थी जहां पे ये सोल्जर्स इन्वेड नहीं कर रहे थे और इन आतंकवादियों को खत्म नहीं कर रहे थे। बड़ी बात,
बड़ी बात यह कि आतंकवादी एक्टिविटीज के अंदर, आतंकवादियों को खत्म करने के अंदर बुरी तरीके से यूएस की जो आर्मी के सोल्जर्स थे ये भी मारे जा रहे थे, ये भी बुरी तरीके से मारे जा रहे थे। कभी 100, कभी 200, कहीं 400। इस तरीके से बाय द एंड ऑफ द वॉर लगभग 4000 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए। 2000 के आसपास जो थे यूएस के बाद इंग्लैंड के या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उसके सोल्जर्स मारे गए, और भी काफी सारा नुकसान हुआ। तो ये जो लोग थे वॉर के अंदर बिजी थे, लेकिन मैंने पहले बताया था कि इनकी सबसे बड़ा टैलेंट क्या था कि जब तालिबान के अंदर ये घुसते हैं या कहीं भी घुसते हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो ये गोरिल्ला वॉर करते हैं, क्योंकि 90% या 80% जो लोग होते हैं ये कोई आर्मी नहीं होते, ये आतंकवादी ग्रुप होते हैं। अब आतंकवादी ग्रुप है तो इनका सबसे पहला काम क्या है, पहाड़ों में छुप जाएंगे 4, 5, 6, 7 की भीड़ के अंदर, दूर खड़े होकर के बमबारी करनी शुरू कर देंगे, गोलियां मारनी शुरू कर देंगे। जब तक लोग ढूंढ पाते या आर्मी ढूंढ पाए तब तक 5-10 लोगों को मार के वो छिप जाते थे। इसी बीच के अंदर सैकड़ों बार ऐसा हुआ कि छाती पर बम बांधकर आर्मी के अंदर घुस गए, सैकड़ों लोगों को मार दिया। डिसाइड कर लिया रोड के ऊपर माइंस बिछानी है, बम बिछाने, और बम बिछाने के बाद फिर से गायब हो गए। तो इस प्रकार की जो ये एक्टिविटी करते थे इससे अमेरिकन आर्मी को बहुत बुरा नुकसान हो रहा था। 2005 और 6 के बीच में 64 अफगानिस्तान के अंदर सुसाइड अटैक्स हुए, जिसके अंदर नुकसान बढ़ता जा रहा था, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, बहुत ज्यादा विशियस अटैक था। समझ नहीं पा रहे थे, यूएस की आर्मी कभी भी ऐसी लड़ाई के अंदर नहीं जीत पाई। चाहे वियतनाम का एग्जांपल ले लो, चाहे कोई भी एग्जांपल ले लो, इन एग्जांपल्स को आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि यूएस की आर्मी तभी जीत पाई जब आमने सामने की लड़ाई हुई। जहां पर यह लड़ाई इंटरनल बड़ी दिक्कतें शुरू हो गई। इसी बीच के अंदर जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो इंडियन एम्बेसी जो काबुल के अंदर थी उसे उड़ा दिया, 50 लोग यहां भी मारे गए। लेकिन कहा जाता है उस परिस्थिति के अंदर भारत पर दबाव बनाने के लिए ये जो अटैक था, प्लान्ड अटैक पाकिस्तान ने करवाया था। हालांकि सारे के सारे टेररिस्टों को उस समय में सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा था, जो बाद में क्लियर भी हो गया, बाद में पता चल गया था। लेकिन क्या हुआ कि अटैक जो था पाकिस्तान ने करवाया इंडियन एम्बेसी पर दबाव बनाने के लिए, लेकिन इस बात को पाकिस्तान ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद डिमांड जो थी वो बढ़ती चली गई, अलग अलग लोगों को पकड़ा जाने लगा। इसी बीच में अखुंद नाम का जो तालिबान के लीडर्स थे वो पकड़े जाने लगे, मारे जाने लगे। इसी बीच में अलग अलग जो नए नए लीडर, इनमें सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, एक लीडर मरा, नीचे के 2 बंदे खड़े हो गए, इनमें से एक को लीडर बना दिया और लड़वा दिया। ये एक सिंपल सा प्रोसेस, कोई इनकी पोस्टिंग तो होती नहीं थी। धीरे 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 जिस एरिया से यूएस आर्मी निकल जाती थी और आतंकवादी नहीं मिलते थे, धीरे धीरे आतंकवादी उन एरियाज को, उन प्रोविंसेस को, उन क्षेत्रों को दोबारा से कैप्चर करने लग गए। तालिबान की जो आर्मी थी वो खुद ही इस तरीके से स्ट्रांग होती जा रही थी कि भाई आतंकवादी, अलकायदा और ये सारे के सारे कंट्रोल में लेते जा रहे थे, पूरी ताकत लगा दी थी। धीरे धीरे अमेरिकन आर्मी को शक हुआ कि पूरे अफगानिस्तान को छान मारा, ओसामा बिन लादेन नहीं मिला। तब उन्हें समझ में आया कि कहीं ये डुरेंट लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान में तो सर्च नहीं है। इसकी सर्च के लिए बहुत सारे प्लेन्स उड़ाए गए। कौन से प्लेन्स दोस्तों? वो छोटे प्लेन्स होते हैं ना, क्या कहते हैं उन्हें, जो कैमरे लगा के ऊपर ऊपर उड़ते रहते हैं, ठीक है, ऐसे प्लेन्स उड़ाए गए छोटे छोटे से। एग्जैक्टली मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, खैर सॉरी। लेकिन क्या हुआ, इनकी सर्च शुरू हो गई, इनकी सर्च शुरू हुई। सर्च शुरू होने के बाद मई 2011 को एबटाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ही ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ मिला। ओसामा बिन लादेन के बारे में पता चला, बहुत जबरदस्त क्या हुआ, सिस्टम हुआ। रातों रात अमेरिकन के कुछ हेलीकॉप्टर्स फुल ऑफ सोल्जर्स उतरते हैं। कहां पर उतरते हैं? इस बिल्डिंग के अंदर जहां पर ओसामा बिन लादेन छुपा होता है, और अंधाधुंध फायरिंग, जो मिला उसको उड़ा दिया। सबको मारने के बाद में इस व्यक्ति की डेथ रिकवर होती है, डेड बॉडी रिकवर होती है। फाइनली कंफर्म हो जाता है कि भाई चलो एक बड़ा आतंकवादी मारा गया। जैसे ही आतंकवादी मारा जाता है, इस बीच में यूएस की आर्मी भी जो होती है काफी सारे आतंकवादियों से लड़ लड़ के थक चुकी होती है, परेशान हो चुकी होती है, और आगे अंधकार दिखाई दे रहा होता है, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता। तो फाइनली इसी बीच के अंदर इन्होंने बेवकूफी करके इराक पे भी अटैक किया था। दोस्तों, इराक वाली वॉर सीरीज में बना चुका हूं, आप चाहें तो अपने गूगल सर्च पर हमारे IAS विधारी मोहन पर सर्च कर सकते हैं। तो इराक पर भी अटैक कर दिया था इन्होंने। इसी झगड़े के अंदर इनको लग रहा था कि अलकायदा को कहीं ना कहीं इराक भी अंदरूनी तौर पर सपोर्ट कर रहा है। खैर, सपोर्ट करने के बाद काफी सारे आतंकवादी मारे जा चुके थे, सोल्जर्स मारे जा चुके थे, कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा था।
कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा था। यह सोचा जाए कि अफगानिस्तान से पूरे आतंकवादी खत्म हो गए, ऐसा नहीं था। खैर 2014 तक के रिकॉर्ड के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के 2441 ऑन रिकॉर्ड सोल्जर्स मारे जा चुके थे। लगभग 445 यूनाइटेड किंगडम के, 1144 कहां के अदर्स। लेकिन ये रिकॉर्ड सिर्फ सोल्जर्स के मारे जाने का है। इस बीच के अंदर लगभग 20,000 से ज्यादा सोल्जर्स ऐसे थे जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों से, टाइफाइड, मलेरिया, हेपेटाइटिस, अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त हो चुके थे। इस बीच के अंदर ऐसा कोई साल नहीं रहा जब सिविलियन डेथ्स नहीं हुई। सिविलियन डेथ्स नहीं हुई ऐसा कोई साल नहीं रहा। 2001 में 2300, 2002 में 400, 450, 300, 1500, इस प्रकार से फाइनल 2014 के अंदर जब अंधाधुंध बमबारी की जाने लगी तो 3699 लोग मारे गए। अफगानिस्तान के अंदर सिविलियंस मारे गए। इधर वॉर के अंदर जो डेथ्स हो रही थी, जो सिविलियंस के अलावा जो आतंकवादी थे जो लड़ाई में मारे जा रहे थे, उनका भी नंबर बढ़ता जा रहा था। ऐसा नहीं कि नंबर नहीं बढ़ रहा था, लेकिन आतंकवादी ग्रुप थे दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये, आतंकवादी संगठन थे या वो ग्रुप थे जो किसी भी तरीके से काउंटिंग के नहीं थे। आज 10 मरे इनसे बड़े, क्योंकि इन्होंने इस लड़ाई को धीरे धीरे होली वॉर के अंदर शुरू कर दिया था। होली वॉर का मतलब बता रखा है मैंने, फिर भी बता देता हूं कि तालिबान में जिहाद के नाम से लोगों को इकट्ठा किया जाने लगा और लड़ाई चलती गई। अब यह लड़ाई जो थी, जीतता हुआ अमेरिका नजर नहीं आ रहा था, आतंकवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे तालिबान का कंट्रोल बढ़ता जा रहा था और 2014 तक में बुरी हालत हो चुकी थी। इधर से सद्दाम हुसैन जो ओबामा है, इसको मारा जाता है। एकदम से ओबामा के मारने के बाद लगने लगता है कि चलो भाई, मेन डिसीजन जिसको मारना था वो दिया, मार। और यहां पे लड़ाई अब आ जाती है पीस टॉक्स पे, आपस में शांति संदेशों में आ जाती है। अब कारण क्या था कि अमेरिकन सोल्जर्स बुरी तरह मारे जा रहे थे फुल ट्रेनिंग के बाद। तो दोस्तों ये पहाड़ी इलाका देख लीजिए। सबसे पहली चीज ये यूएस आर्मी का जो इनका टैंक टाइप का एक गाड़ी है जो जाता है पहाड़ी इलाकों में, ये पूरे के पूरे पहाड़ है दोस्तों, ये पहाड़ है। यहां पर सबसे पहली बात, जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसका उतरना चढ़ना और वो फैमिलियर होगा इन पहाड़ों से, जबकि इन सोल्जर्स को नहीं पता होगा कहां गुफा है कहां नहीं। सपोज कीजिए ये यहां से जा रहे हैं, ऊपर से किसी सोल्जर ने यहां से तड़ातड़ गोलियां मारनी शुरू कर दी, तो इनको जब तक समझ में आएगा तब तक काफी नुकसान हो चुका होगा। दूसरी बात, यहां से जा रहे हैं, आगे यहां पे माइंस बिछा दी, पता नहीं है कहां पे माइंस है, चले और आगे उड़ा दिया। यहां पे पहाड़ी में से खड़े होकर स्नाइपर से उड़ा दिया तो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसी सिचुएशन के अंदर अब इन पहाड़ियों पर अलग अलग दूर दराज में सैकड़ों आतंकवादी छुपे थे जिनको सर्च कर पाना इम्पॉसिबल था। यहां से अगर ये सोल्जर्स यहां पहुंचेंगे तब तक वो सोल्जर्स कच्चे रास्तों से यहां पर आकर फिर वार कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी कि अमेरिकन सोल्जर्स फेड अप हो चुके थे, तंग आ चुके थे इस लड़ाई से और रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा था। फाइनली यहां पर धीरे धीरे कंट्रोल जो था फिर से तालिबानों का, तालिबानी गवर्नमेंट का, तालिबान के अलावा दूसरी गवर्नमेंट हो गई, कंटेस्टेड एरिया हो गए, उनका बढ़ने लगा और अमेरिकन सोल्जर्स अब पीछे हटने लगे। ये जो डार्क ग्रीन एरियाज दिखाई दे रहे हैं, ये सेक्शन हो गया, ये सेक्शन, जहां जहां ये डार्क ग्रीन सेक्शंस है, ये तालिबान के कंट्रोल में आ चुके थे। तालिबान के कंट्रोल के बाद दूसरा जो लाइट ग्रीन सेक्शन है, ये कंटेस्टेड एरिया है। ये कंटेस्टेड एरिया है, यानी यहां पर इलेक्शन हुआ और कंटेस्ट होकर आया। और जो कंटेस्टेड एरिया के बाद ये व्हाइट सेक्शन है, यहां पे किसी भी प्रकार के आतंकवादी संगठन का कोई कंट्रोल नहीं था, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। यानी ये जो डार्क ग्रीन सेक्शन है, यहीं पर लड़ पाना इंपॉसिबल था। और ये जो डुरेंट लाइन है, इसके इधर ही पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है, ये रहा। और इसमें एक्चुअल में कोई बॉर्डर नहीं है, कोई फेंसेस नहीं लगे हुए, तो आतंकवादी यहां से आना जाना बहुत आसानी से कर लेते हैं। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 70 लाख लोग जो थे इस अंदर की वॉर से और पिछले 40 साल की लड़ाई से परेशान होकर दोस्तों पाकिस्तान के रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे। लेकिन 2014-15 के अंदर जब पाकिस्तान की खुद की हालत खराब हुई और लगा कि भाई अब हम इन्हें नहीं झेल पाएंगे, तो इन्हें क्लियर कह दिया कि अपने अपने एरिया में वापस चले जाइए, अब आपको किसी भी प्रकार से आर्मी या पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर सकता, जब उनकी खुद की इकोनॉमी डाउन होने लगी। लेकिन इससे पता चला कि बहुत भारी मात्रा में लोग मारे गए, राज्य छोड़कर चले गए, देश छोड़कर चले गए, ईरान, इराक, इवन दैट अलग अलग देशों में जाकर बस गए रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर। हालत बहुत खराब थी। अब उसके बाद लड़ाई यहां से कम होनी शुरू होती है। अब शुरू होती है
अशरफ साहब की एंट्री। अशरफ घानी जो अहमदजादी है, अहमदजाई, इनकी एंट्री होती है। इलेक्शन 2014 से पहले वो व्यक्ति जीत रहे थे, अब इनका इलेक्शन का नंबर आया, ये जीते, और इसके बाद लगातार अब से तब तक ये सेकंड टर्म तक जीतते आ रहे हैं। पूरा रूल अब इनके हाथ में है, लेकिन ऐसा क्या रूल है ये भी समझ लीजिए। रूल करने के लिए कोई सेक्शन नहीं है, रूल करने के लिए कोई सेक्शन नहीं है। यहां से 2014 के अंदर जो आईसफ बनाया था, जिसके कंट्रोल से सारा का सारा सेक्शन यहां की गवर्नमेंट बनाने में लग रहा था, उसने सोचा कि अब वापस चलते हैं। तो इस परिस्थिति में अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने सोल्जर्स को डिसबैंड कराना शुरू कर दिया, वापस बुलाना शुरू कर दिया। खाली 10,000 सोल्जर्स रखे गए, लेकिन ये डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ते थे, ये यहाँ के सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने के लिए थे, लड़ाई लड़ने के लिए नहीं थे। ट्रेनिंग देते थे, एडवाइस देते थे, और कभी कभी आफत आती थी तो लड़ाई भी लड़ते थे। इसी बीच में आईएसआई जो है और स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में धीरे धीरे उभरने लग गया है। कोई ये अगर सोचे कि यूएस जीत गया इस लड़ाई में, तो ऐसा नहीं है। हाँ, उन्होंने कुछ आतंकवादियों को मारना था, उसको मार दिया। घुसना आसान था, समझ में आना बंद हो गया, और इस लड़ाई के अंदर एक्चुअल में अंधकार के अलावा कुछ नजर नहीं आया, और काफी नुकसान हुआ, सोल्जर्स गवाए, लेकिन असलियत में रिजल्ट कुछ नहीं था। अब फाइनल पिक्चर क्या है अफगानिस्तान की? तो सबसे पहली पिक्चर देख लीजिए, सबसे पहली पिक्चर यहां पर पॉवर्टी की। सबसे पहली पिक्चर क्या है कि वर्ल्ड का कोई भी इंडेक्स उठाकर देख लीजिए, अफगानिस्तान का नंबर नीचे से मिलेगा, नीचे से दूसरे या तीसरे नंबर पे मिलेगा। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बुरे हालात वाला अगर कोई देश है तो वो अफगानिस्तान है। कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो एक्चुअल पॉजिटिवनेस के अंदर आता हो। अब बात आ जाती है एजुकेशन रेशियो की। तो यहां पर आज में फिर से मुस्लिम लॉ चल रहा है, इस्लाम लॉ चल रहा है, शरिया लॉ को फॉलो करने की कोशिश की जाती है। तो विमेन को अलाउ तो किया नहीं जाता, वो आज भी घरों में बैन है, पढ़ाई लिखाई सब बंद है, टीवी नाच गाना सब बैन है, तो सब कुछ बैन है। तो जाहिर सी बात है आधी आबादी तो पढ़ ही नहीं पाती, आधी आबादी 15-16 साल के बच्चों के हाथों में बंदूकें थमा देती है। तो एजुकेशन का लेवल भी जीरो है। बहुत बड़ा सेक्शन जो है रिफ्यूजी बनकर चला जा चुका है। रिफ्यूजी का मतलब होता है आसपास के कंट्रीज के अंदर शरणार्थियों की तरह छुपकर अपनी जिंदगी जी रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान, इराक और आसपास के देशों में जहां रास्ता मिल सकता था वहां ये चले गए और शांति का जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पॉसिबल नहीं है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज भी कोई सरकार सोचे कि आराम से वहां पे काम कर सकती है तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस समय में 30-40 साल पहले माइनिंग्स बिछाई गई थी, वो सारी माइनिंग्स खोद के निकाली तो नहीं गई है, बम बिछाए गए थे, बारूद बिछाया गया था, निकाला तो गया नहीं है। आज भी सरकार या फौज या आर्मी अगर उन एरियाज में जा रही होती है तो विदाउट एनी रीजन वो पुरानी वाली बिछी हुई माइनिंग्स ब्लास्ट हो जाती हैं और कई लोग एकदम से मारे जाते हैं। तो आज भी डर का माहौल बहुत ज्यादा है, जबरदस्ती वहां पर सिविलियंस भी रहते हैं तो उनको भी उड़ा दिया जाता है, पता नहीं चलता कि पुराना है या नया कोई रीजन है मारने का, कोई समझ नहीं पाता। जब कोई समझ नहीं पाता तो बुरे हालात है। अब आ जाती है करप्शन की। तो करप्शन में तो भाई इसने सबको पीछे छोड़ दिया। करप्शन के अंदर मतलब अगर 10,000 लोगों की सैलरी ले रहे हैं तो असलियत में 500 लोग काम करते हुए मिलते हैं, बाकी लोगों की सैलरी ये होती है इनमें से कोई ना कोई व्यक्ति बेईमानी कर रहा होता है, जिस वजह से विदेशों से दोस्तों इनकी खुद की पूरे देश की जो कैपिटा इनकम को अगर या पूरे के पूरे इनकी कलेक्शन को देखा जाए ना, इनकी पूरी इकोनॉमी को देखा जाए तो उससे ज्यादा का तो डोनेशन आता है, लेकिन उस डोनेशन को कुछ करप्ट लीडर्स खा जाते हैं, जिस वजह से यहां पर डेवलपमेंट नाम जीरो है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई ग्रोथ रेट नहीं है, कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इनकी कोई वैल्यू नहीं है। यहां के सोल्जर्स जो हैं वो आज भी सबसे ज्यादा करप्ट पाए जाते हैं। सोल्जर्स करप्ट कैसे हैं, उनका कोई भरोसा नहीं, कब किस आतंकवादी ग्रुप से एकदम बेसिकली कनेक्टेड होकर के अपने ही बाकी सोल्जर्स को गोलियां मार देते हैं, यहाँ के हथियारों को चुरा लेते हैं और हथियार चुरा के फिर से आतंकवादी संगठनों की मदद कर देते हैं। तो ऐसा इन्होंने अमेरिका के टाइम पीरियड में भी किया था, जब अमेरिकन सोल्जर्स जो थे इनके साथ टीम अप करके अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे, लेकिन कई बार सोल्जर्स ऐसे होते थे भड़क के अपने अमेरिकन सोल्जर्स को मार दिया, उनकी गन्स ली, गाड़ी ली और जाकर आतंकवादी संगठनों को सौंप दी। तो इस प्रकार के यहाँ के सोल्जर्स हैं जिन पे ट्रस्ट करना पॉसिबल नहीं है। और इसके बाद से
कभी भी यूएस की आर्मी इन सोल्जर्स के साथ कभी नहीं गई। तो ये वहां का हाल है, जिसके अंदर हालांकि भारत इस समय कुछ अच्छे पॉजिटिव रिलेशन बनाने की कोशिश में है, जिसमें वहां पे डेवलपमेंट के नाम पर भारत काफी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा, अभी तक का पिछले 40 से 50 सालों का इतिहास इसका सिर्फ वॉर के अंदर गया है, जो किसी भी तरीके से किसी के भी सपोर्ट में नहीं रहते। तो यहां पर खत्म होती है आपकी अफगानिस्तान की अमेरिका के साथ वॉर, जिसमें आतंकवादियों को ढूंढने के लिए ताकत लगाई गई, लेकिन ये आतंकवादी फिर भी खत्म नहीं हुए और अमेरिकन आर्मी को अपने आप को फिर से रिट्रीट करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। तो आज हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, जिसमें सारी की सारी जो आपकी अफगान वॉर है कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं हमारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। धन्यवाद।